इस कहानी को समझने के लिए अपनों के बीच पराया का भाग एक जरूर पढ़े। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने समझदारी से काम लेते हुए चेहरे पर निराशा का भाव न लाते हुए बड़ी सहजता से कहा, अरे नहीं मम्मी, अभी 2-3 महीने पहले ही तो सब कुछ लेकर विदा हुई हूँ। आप फिर शुरू हो गई। मम्मी ने चुपचाप पापा को मिले उपहारों में से कुछ उपहार छांटकर एक और रख दिए और बोली, तूने तो कह दिया कुछ नहीं चाहिए, पर हमें तो अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है। तेरे ससुराल वाले कहेंगे बेटी को खाली हाथ भेज दिया। मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। मैं चुपचाप सामान देखने लगी। कुछ सामान घर गृहस्थी के उपयोग का था, कुछ कपड़े थे। मैंने सारा सामान समेटा और अपने अटैची में रखने जाने लगी। आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। शुक्र है कमरे में कोई नहीं था। अटैची खोली तो बड़े चाव से साथ लाए कपड़े मुंह चिढ़ाने लगे, मानो पूछ रहे हो कितने अवसर मिले हमें पहनने के। मन की वेदना कम करने के लिए अपने सबसे प्रिय सखी सिमी को फोन किया, पर वह भी शहर से बाहर गई हुई थी। समय काटे नहीं कट रहा था। जिस मायके आने के लिए इतनी ज्यादा उतावली हो रही थी, वहां अब एक एक पल गुजारना कठिन हो रहा था। समय जैसे रुक गया था। कुछ देर पापा के पास बैठकर उनसे उनके आगे के प्लान पूछने लगी। वे भी निराश से ही थे। इतनी महंगाई में केवल पेंशन से गुजारा होना कठिन था। पापा भी हमेशा से स्वाभिमानी, गंभीर और मितभाषी रहे हैं। चाहते तो किसी अकाउंट विभाग में नौकरी कर सकते हैं, पर बेचारे कहने लगे, कोमल, मैं जानता हूँ कि पेंशन के पैसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए कम पड़ेंगे, पर क्या करूँ, सिफारिश का जमाना है। इस उम्र में नौकरी के लिए किसके आगे हाथ जोड़ूं? यह सुन मन बहुत दुखी हो गया। मैं रोज से बोली, आप लोगों ने मेरी शादी की बहुत जल्दी मचाई, वरना उस समय मुझे अपने ही कॉलेज में लेक्चरशिप की जॉब मिल रही थी। मैंने आप लोगों से शादी न करने की कितनी जिद की थी, पर आप दोनों माने ही नहीं। पापा बोले, बेटा कब तक तेरी शादी न करता बलता, एक दिन तो तुझे जाना ही था। पराया धन कोई कब तक अपने घर में रख सकता है। पापा की बात सुनकर मन फिर से खिन्न हो गया। यहाँ पर भी पराई और ससुराल में भी पराई। मन हाहाकार कर उठा। तो फिर मेरा कौन सा घर है? मैं हूँ किसकी? आंखें फिर बरसने लगी थी। बड़ी कठिनाई से स्वयं को संभालकर मम्मी के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। मम्मी कहने लगी, आराम से बैठ, मैं सब कर लूंगी। अब तो अकेले ही सब करने की आदत पड़ गई है। रीता तो किचन में झांकती भी नहीं, बस कॉलेज, पढ़ाई और कुछ नहीं। मन तो हुआ कि रीता की बात बताकर मम्मी को सजग कर दूं, पर घर का माहौल और खराब ना हो जाए यह सोचकर चुप रही। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। उचाट सा हो गया था। दिल कर रहा था जल्दी से निकल जाऊं, कम से कम घर का माहौल तो सामान्य हो जाए। जल्दी जल्दी नाश्ता किया। नितिन ही छोड़ने जा रहा था। नीचे ऑटो आ गया था तो मैं सबसे मिलने लगी। मैंने बड़े प्यार से आगे बढ़कर रीता को गले लगाया। वह अनमनी सी मेरे जाने के इंतजार में खड़ी थी। उसने जल्द ही मुझे अपने से अलग कर लिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। एक बार फिर मैं मम्मी पापा के गले लगकर रो पड़ी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरकर चुप कराया। मैं भावुक और अधिक प्रदर्शन न करते हुए सीढ़ियां उतर गई। नितिन ने ऑटो में सामान रख दिया। पापा तो नीचे ही आ गए थे, परंतु मम्मी और रीता ऊपर बालकनी में ही खड़ी थी। मैंने ऑटो में बैठकर हाथ हिलाया। ऊपर से भी हाथ हिलते नजर आए। देखते देखते सब आंखों से ओझल हो गए। इस प्रकार मायके से मेरी दूसरी बार विदाई हुई। बस स्टैंड पर बस खड़ी थी। नितिन ने मुझे बस में बिठाया, फिर बोला, दीदी कॉलेज को देर हो रही है, और नीचे उतर गया। उतरकर नितिन ने एक बार बस की खिड़की की ओर पलटकर देखा। मैं उसी की ओर देख रही थी। बाय कहकर वह तेजी से चलता हुआ भीड़ में गुम हो गया। नितिन के जाते ही मन में एक गहरी टीस उठी। मैं बस में यही बैठी सोचने लगी कि समय कैसे बदलता है। मैं, नितिन और रीता तीनों की चहेती दीदी थी। हर काम में
मुझसे सलाह मांगी जाती थी, मुझसे बिना पूछे एक कदम भी नहीं उठाते थे। आज दोनों कैसे पराये से हो गए थे। मेरे मन में दोनों के गुमराह होने की शंका किसी नाग की तरह फन फैला रही थी। ससुराल में दहलीज पर कदम रखते ही याद आया कि मायके से 8-10 दिन रहने की अनुमति लेकर गई थी, पर 4 दिनों में ही लौट आई। कोई बहाना ही बनाना होगा। मेरे दिमाग ने काम किया। अंश भैया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने नकली मुस्कान का मुखौटा ओढ़ लिया। अंश हैरानी से बोला, भाभी इतनी जल्दी कैसे? फ़ोन कर देती, मैं लेने आ जाता। हमारी आवाज़ सुनकर ससुर जी भी आ गए। मैंने ससुर जी के पैर छुए, फिर यथासंभव आवाज़ थोड़ी तेज करके कहा, वहाँ मम्मी पापा का परिवार सहित भारत भ्रमण का कार्यक्रम पहले से ही तय था। वे सब मुझसे भी साथ चलने का अनुरोध कर रहे थे, पर मैंने तो इनकार कर दिया, इसलिए जल्दी आना पड़ा। मैं चाह रही थी कि अंदर कमरे में बैठी सासू माँ भी सुन ले, ताकि मुझे बार बार झूठ न बोलना पड़े। वैसे मेरा मन मुझे यह झूठ बोलने के लिए धिक्कार रहा था। अंदर जाकर भी मिली। उन्होंने बताया कि मोना यहीं थी, कल ही गई है। दरअसल कुछ दिन बाद उसकी बचपन की सहेली की शादी है। वह पड़ोस में ही रहती है, इसलिए वह शादी में शामिल होने के लिए 2-3 दिनों के लिए फिर आएगी। मैं थोड़ी देर ससुर जी और सास के पास बैठी रही। वे रिटायरमेंट के कार्यक्रम के विषय में पूछते रहे। किसी ने भी चाय तो क्या, पानी को भी नहीं पूछा। मेरा सिर थकावट व तनाव से फटा जा रहा था। फिर किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाई। चाय पीकर थोड़ा तरोताज़ा हो रात के खाने की तैयारी में जुट गई। 2 दिन बाद ये भी नागपुर से लौट आए। इनका काम भी वहाँ जल्दी खत्म हो गया था। विवेक भी मुझे जल्दी आया देखकर चौंक गया। मैंने मन में उठती टीस को दबाते हुए जबरन मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वहाँ आपके आने की महक आने लगी थी, इसीलिए भागी भागी चली आई। ये भी मुंड में आ गए। मुझे पकड़ने दौड़े तो मैं हंसते हुए किचन में घुस गई। जिंदगी फिर पुराने डर्रे पर चलने लगी। मैं बार बार ससुराल में अपनेपन का सबूत पेश करने की कोशिश में लगी रहती और ससुराल वाले उन सबूतों को झूठा साबित करने के प्रयास में रहते। यही करते करते थोड़ा समय और बीत गया। 2 दिन बाद मोना जीजी आने वाली थी। उनके पति व्यस्त थे। उन्हें शादी में बारात के समय ही शामिल होना था, परंतु मोना जीजी सभी कार्यक्रम में शामिल होना चाहती थी, इसलिए 2 दिन पहले ही आ रही थी। मोना जीजी के आने की खबर से घर में उत्साह की लहर फैली थी। उनकी सहेली के परिवार वाले निमंत्रण पत्र देने आए तो बार बार सभी से विवाह में शामिल होने की मनुहार कर रहे थे। ससुराल शहर में ही था, इसलिए मोना जीजी शाम को ही ऑटो से आ गई। डुगो भी साथ था और बहुत सा सामान भी। घर में मैं और सास ही थे। मैं किचन में लगी थी। वे सारा सामान अकेले ही लेकर अंदर आ गए। सहेली के विवाह में शामिल होने आई थी, इसलिए बहुत कुछ मूड में थी। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। उन्होंने फिर पहले की तरह मुस्कान दी और स्वयं को मुझसे अलग करते हुए सास के पास चली गई। अगले दिन दोपहर से संगीत का कार्यक्रम था। मुझे लगा कि मुझे भी मोना जीजी साथ लेकर जाएगी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। अचानक सासू माँ की आवाज़ आई, बहू मेरा और मोना का खाना मत बनाना, हमारा खाना वहीं होगा। मैं आहत सी हो गई। मैं नई नवेली दुल्हन पर मुझे तो कोई किसी योग्य समझता ही नहीं। मन मारकर काम में लग गई। तभी अचानक मोना जीजी की जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैं डर गई कि क्या हुआ, कहीं डुगू को चोट तो नहीं लग गई। मैं आटे से सने हाथों को जल्दी से धोकर अंदर कमरे की ओर दौड़ी। अंदर जाकर देखा तो मोना जीजी अपना सामान बिखरा रो रही थी। सासू माँ बैग खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। पूछने पर मालूम चला कि मोना दीदी का एक बैग शायद जल्दबाजी में ऑटो रिक्शा में ही छूट गया। उसमें उनके जेवर भी थे। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। अब तो ऑटो चालक की ईमानदारी पर ही उम्मीद लगाई कि शायद पुलिस स्टेशन में जमा करा दे अथवा घर आकर लौटा जाए। मोना को ना तो ऑटो का नंबर याद था और ना ही चालक का चेहरा। इससे परेशानी और बढ़ गई।
घर में गहरा तनाव सा छा गया था। ससुर जी ने इन्हें भी ऑफिस से बुलवा लिया था। दोनों पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गए, पर वहां जाकर भी कोई ऐसी तसल्ली नहीं मिली जिससे तनाव कम हो जाता। बेटी का मायके आकर जेवर खो देना मायके वालों के लिए बहुत बदनामी का कारण था। विवेक और अंश दोनों मिलकर जीजी को दिलासा दे रहे थे। मोना जीजी एक ही प्रलाप किए जा रही थी कि ससुराल जाकर क्या मुंह दिखाएगी। सास ऑटो वाले को कोस रही थी। मैं और ससुर जी दोनों बेबस से खड़े थे। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने बड़ी कठिनाई से डुगू को दूध व बिस्किट खिलाए। अगले दिन शाम तक ना पुलिस स्टेशन से कोई खबर आई और ना ही ऑटो चालक का ही कुछ अता पता मिला। सभी निराश हो चले थे। मुझे मोना जीजी की दशा देखकर बहुत दुख हो रहा था। कितने उत्साह से विवाह में शामिल होने आई थी और किस परेशानी में घिर गई। अगर कभी मायके जाकर मेरे साथ यह घटना हो जाए तो यह सोचकर मैं मन ही मन कांप गई। सच बेटियों को क्या क्या संभालना पड़ता है। मेरे मन में विचारों की उड़ेल बुन चल रही थी कि अचानक दिमाग में बिजली सी कड़ी। मैं धीमे कदमों से अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी से सारे जेवर निकाल लाई। जेवर का डिब्बा मैंने जीजी को देते हुए कहा, लो जीजी, यह जेवर आज से आपके हुए, मेरे तो फिर बन जाएंगे। अभी आपका जेवर के कारण कोई अपमान नहीं होना चाहिए। सभी हैरानी से मेरा मुंह देखने लगे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ ही क्षणों बाद घर के सभी सदस्य गहने लेने से इनकार करने लगे तो मैंने संदेश स्वर में कहा, मैं जेवर मोना जीजी को देकर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। आप सब मेरा परिवार हैं। आपके मान अपमान में मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। आजकल दिन दहाड़े लूटपाट की खबरें आती रहती हैं। गहने तो अधिकतर लोकर की ही शोभा बढ़ाते हैं। यह कह मैं किचन की ओर चल दी। तभी जीजी ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं नहीं भाभी, मैं अपनी लापरवाही की सजा आपको नहीं दे सकती। और फिर से जेवर वापस करने लगी। इस बार मैंने उन्हें डुगू का वास्ता देकर जेवर लेने को कहा। कोई चारा न देकर उन्होंने जेवर ले लिया। विवेक और अंश भैया मुझे प्रशंसा भरी नज़रों से देख रहे थे। ससुर जी ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहू, इस समय जो तुमने हमारे लिए किया उसे हम जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। हर समय पराए घर की और पराया खून की रट लगाने वाली सासू माँ लज्जित से सिर झुकाए बैठी थी। जेवर का यूं खो जाना कोई मामूली चोट न थी। फिर भी फिलहाल उस पर मरहम लगा दिया। सभी बेमन से थोड़ा बहुत खाकर सो गए। मोना जीजी जैसे तैसे सहेली की शादी निपटा कर चली गई। ससुराल में जाकर बताया कि भाभी के जेवर नए डिजाइन के थे, इसलिए उनसे बदल लिए। उनके ससुराल वाले खुले विचारों के लोग थे, अतः उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। इस घटना के बाद से सबका मेरे प्रति व्यवहार बदल गया। विवेक बाहर घूमने भी ले जाने लगे। खाना बन जाने पर अंश भैया और विवेक जी डाइनिंग टेबल पर प्लेट डोंगे रखवाने में मेरी मदद करते। खाने के समय सब मेरा इंतजार करते। एक दिन तो सास ने यहाँ तक कह दिया, बहू, रोटियां बनाकर कैसरोल में रख लिया करो, सबके साथ ही खाना खाया करो। मैं मन ही मन इस बदलाव से खुश थी, पर मन में रीता और नितिन की चिंता किसी फांस की तरह चुभती रहती। मैं ऊपर से सामान्य दिखने का प्रयत्न करती रहती। मुझे मायके से लौटे लगभग 2 महीने होने को आए थे। पापा का 2-3 बार कुशल मंगल पूछने के लिए फ़ोन आ चुका था। मम्मी से भी बात हो गई थी। रीता और नितिन से एक बार भी बात नहीं हो पाई। उनके बारे में जब भी पूछा, पापा ने घर पर नहीं है कहकर बहाना बना दिया। हो सकता है वे दोनों बात करना ना चाहते हों। कल रात जब खाना बना रही थी तो पापा का फ़ोन आया। घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, कोमल बेटी, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें टाइफाइड हो गया है, तुम्हें बहुत याद कर रही है। मैं समझ गई मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही खराब होगी। तभी पापा ने मुझे फ़ोन किया, वरना नहीं करते। मेरी आंखें भर आई। मैंने पापा को आने का आश्वासन देकर फ़ोन काट दिया। पीछे मुड़ी तो कमरे में सास और ससुर जी खड़े थे। मेरे चेहरे पर चिंता की रेखा देकर पूछने लगे, बहू,
मायके में सब कुशल मंगल तो है? मम्मी की तबीयत के बारे में बताते बताते मैं रो पड़ी। सास ने मुझे सांत्वना दी। ससुर जी ने कहा, तुम सुबह विवेक को लेकर चली जाओ, मम्मी की देखभाल करो। विवेक के पास छुट्टियां कम है, वह 1-2 दिन रहकर लौट आएगा। तुम जितने दिन चाहो रह लेना। अगले दिन मैं और विवेक मेरे मायके जा पहुँचे। सारा घर अस्त व्यस्त हो रखा था। मैंने मम्मी को देखा तो हैरान रह गई। वे बहुत कमज़ोर हो गई थी, आंखों में बहुत पीलापन आ गया था। इलाज तो चल ही रहा था, पर मुझे तसल्ली न हुई। मैं और विवेक मम्मी को दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मर्ज काफ़ी बढ़ गया है, पर धीरे धीरे परहेज और विश्राम का असर दिखने लगा था। मम्मी की तबीयत में हल्का सुधार आया तो मन में थोड़ी राहत महसूस हुई। जब घर पहुंची तो देखा कि रीता और नितिन भी आ गए थे। मुझे देखकर उनके चेहरों पर कुछ असहजता साफ झलक रही थी, पर मैं भी अब भावनाओं में नहीं बहना चाहती थी, सो उनसे केवल औपचारिकता बातें ही की। चौथे दिन मम्मी की तबीयत में स्पष्ट सुधार नजर आया। पापा के चेहरे पर भी फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई, जिसे देख मन बहुत खुश हो गया। दोपहर के समय मैं मम्मी की खिचड़ी खिला रही थी। घर में उस वक्त हम दोनों ही थे। मम्मी ने खिचड़ी खाकर प्लेट एक और सरकाई और फिर अचानक मेरे दोनों हाथ थामकर मुझे अपने पास बिठा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। वे धीरे धीरे रोने लगी और बोली, कोमल बेटी, पिछली बार हमने तेरा बहुत अपमान किया, मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर हो गई थी। मैं तुरंत उनके हाथ पकड़कर बोली, मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पुरानी बातें को याद मत कीजिए, बस अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे मम्मी का दिल खुलने लगा। वे अपने मन की वेदना मुझसे साझा करने लगी। उन्होंने बताया कि रीता अब घर के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो चुकी है। जब से वे बीमार हुई है, रीता बस सुबह कुछ बनाकर टेबल पर रख देती है और शाम को भी आधा अधूरा खाना परोस देती है। मम्मी कुछ पूछे तो वह चिढ़ जाती है, जवाब देना तो दूर, गुस्से से मुंह फेर लेती है। नितिन भी दिन भर गायब रहता है। पापा ने चाय बनानी सीख ली है और वही अब घर संभाल रहे हैं। ये सब सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैं जानती थी कि कुछ कहना जरूरी है, लेकिन मम्मी की तबीयत देखकर उस वक्त चुप ही रही। अगले दिन मैंने अपनी बचपन की सखी सिमी को फ़ोन किया। वह तुरंत मिलने आ गई। विवाह के बाद उससे मिलना नहीं हो पाया था। सिमी एक बड़े व्यवसायी की बेटी थी, लेकिन दिल से बेहद स्नेहमयी और सरल थी। हम दोनों ने मिलकर मम्मी के पास बैठकर हालचाल पूछा। मम्मी बोली, अरे सिमी, आज तो कोमल को कहीं घुमा ला, जब से आई है मेरी सेवा में लगी है। सिमी मुस्कुराई और मुझे बाहर चलने को कहा। हम दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचे। सिमी ने कॉफ़ी और सैंडविच मंगाए और पुराने दिनों की बातें शुरू हो गई। तभी सिमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, कोमल, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती, पर अब और चुप रहना भी ठीक नहीं होगा। मेरा भाई मुकुल और नितिन एक ही कॉलेज में हैं। मुकुल ने बताया कि नितिन अब कॉलेज में बहुत कम दिखता है। वह कुछ बिगड़े लड़कों के साथ घूमने मिलने लगा है। प्रोफेसर उसे कई बार चेतावनी दे चुके हैं। मुझे डर है कि कहीं वह गलत राह पर न चला जाए। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तूने ठीक समय पर मुझे आगाह किया। आज ही उससे बात करूंगी। फिर मैंने रीता की भी बात सिमी को बताई। सिमी बोली, इस उम्र में आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन जब लड़के लड़कियों को बहलाकर उनके वीडियो बना लेते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, वहीं से बर्बादी शुरू होती है। हम बात कर ही रहे थे कि मेरी नज़र पास की टेबल पर गई। एक युवक युवती एक ही ग्लास में जूस पी रहे थे। लड़का कुछ जाना पहचाना सा लगा था। ध्यान से देखा तो दिमाग में बिजली की कौंधी। यही तो वह लड़का है जिसके साथ रीता बाइक पर घूमती है। मैंने सिमी से कहा, एक प्लान करते हैं। सिमी उसके पास वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर रुकी और मैंने झटपट उनके फ़ोटो ले लिए। दोनों प्रेमी अपने में इतने खोए थे कि उन्हें हमारे इरादों की भनक तक नहीं लगी। घर लौटे तो रीता और नितिन मौजूद थे।
नितिन ने सिमी को देखकर चौंकने की कोशिश की, लेकिन संभल गया। रीता ने सिमी से गर्मजोशी से बात की और चाय बनाने चली गई। सिमी ने नितिन को रोका और अलग कमरे में ले जाकर समझाया, तुम्हारे कारण माँ पापा को शर्मिंदगी उठानी पड़े, इससे अच्छा है कि वक्त रहते खुद संभलो। कॉलेज नियमित जाओ, बुरी संगत छोड़ो, वरना देर हो जाएगी। नितिन ने सिर झुकाकर सब सुना और वादा किया कि वह अब सुधर जाएगा। इस बीच मैंने भी वह फोटो वही टेबल पर रख दिया जहाँ रीता चाय रख गई थी। जब हम सब चाय पी रहे थे, रीता की नज़र फोटो पर पड़ी। वह उन्हें देखकर चौंक गई। सिमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो पोज दे रही थी, ये तो वहाँ बैठे कपल की फ़ोटो ले आई। रीता की आंखों में अपराध बोध था। वह चुपचाप कमरे में चली गई। मैं और सिमी उसके पीछे पहुंचे। रीता बिस्तर पर मुंह ढके रो रही थी। हमने उसे प्यार से समझाया और उसकी बातें सुनी। रीता ने उस लड़के से अपने रिश्ते की सच्चाई कबूल की। मैंने कहा, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। उसने गलती स्वीकार की और माँ पापा की देखभाल की जिम्मेदारी ली। नितिन भी गले लगकर रो पड़ा। जब सिमी विदा लेने मम्मी पापा के पास पहुंची तो मुस्कुराकर बोली, अंकल, जिस काम के लिए पापा ने मुझे भेजा था उसे तो मैं भूल ही गई। दरअसल सिमी के पापा को अपने व्यवसाय में एक भरोसेमंद अकाउंटेंट की जरूरत थी। सिमी चाहती थी कि पापा वह काम संभाले। पापा की आंखें भर आई और बोले, सिमी बेटी, यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सिमी ने नाराजगी जताते हुए कहा, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मुझसे नाराजगी झेलनी पड़ेगी। मम्मी अब स्वस्थ थी, रीता जिम्मेदार हो गई थी, नितिन भी सुधर चुका था। अब मैं ससुराल लौटने को तैयार थी। इस बार नितिन मुझे छोड़ने आया। ससुराल में सभी ने हमें प्रेम पूर्वक अपनाया। विवेक ने नितिन को खूब घुमाया और ढेरों उपहार दिए। रात को सास ससुर के कमरे से आवाज आई। ससुर जी कह रहे थे, बहुएं तो प्यार की भूखी होती है, जब तक हम उन्हें पराया समझते रहेंगे वे अपनेपन में कैसे जुड़ेगी। सास ने सहमति जताई और कहा, हमने बहुत देर कर दी, बहुएं भी तो अपना सब कुछ छोड़कर आती है। कुछ दिनों बाद सास के भतीजे की शादी थी। ससुर जी ने एफडी तुड़वाकर मेरे लिए जेवर बनवाए। मैंने मना किया तो सास ने कहा, मेरी बहू बिना गहनों के अधूरी लगती है, अब देखना मायके वालों की आंखें चौंधिया जाएगी। फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस गले में एक अपनापन था, एक स्वीकार था जो मैंने बहुत लंबे समय से चाहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।